जी हां दोस्तों, बीजेपी के खेल को समझकर भी क्यों बनी डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी, जाने पावर प्ले का इनसाइड सच। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 72 घंटे किसी भूचाल से कम नहीं रहे। 28 जनवरी को हुई विमान दुर्घटना में एनसीपी प्रमुख और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन ने पूरे देश को हैरान कर दिया। लेकिन दोस्तों, इस त्रासदी के बीच जिस तेजी से उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को 31 जनवरी की शाम डिप्टी सीएम बनाया गया, डिप्टी सीएम की शपथ दिलाई गई, उससे कई सवाल पैदा हो गए। जल्दबाजी किस बात की थी भाई? शोक की घड़ी में भी राजनीतिक बिसात बिछाई गई। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि अजीत पवार के देह संस्कार के तुरंत बाद सत्ता का हस्तांतरण करना पड़ा? इतनी जल्दबाजी? थोड़ा तो अभी गम कम होने देते, थोड़ा तो सुकून मिलने देते। अभी इसके पीछे की वजह केवल सहानुभूति नहीं है दोस्तों, बल्कि अस्तित्व बचाने का एक बड़ा खेल है। क्या है आपको बताएंगे। नमस्कार, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासू प्रसाद। दोस्तों, सियासी गलियारों के सूत्रों के मुताबिक इस जल्दबाजी का सबसे बड़ा कारण शरद पवार की एनसीपी और अजीत पवार गुट के बीच होने वाला संभावित विलय था। खबर है कि 17 जनवरी को दोनों गुटों में एक गुप्त समझौता हुआ था, जिसके तहत 12 फरवरी को पार्टी के एकीकरण का ऐलान होना था। अजीत पवार के खेमे के दिग्गज नेता प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और इसके अलावा सुनील तटकरे इस बात से डर गए थे कि अगर अजीत दादा के बिना विलय हुआ तो एकीकृत पार्टी पर पूरी तरह से शरद पवार का कब्जा हो जाएगा। ऐसे में अजीत गुट के नेताओं का प्रभाव खत्म हो जाता। इसलिए विलय के तारीख से पहले ही उन्होंने कमान अपने हाथ में रखने के लिए सुनेत्रा पवार को आगे कर दिया। हैरानी की बात यह है कि सुनेत्रा पवार को पार्टी अध्यक्ष और विधायक दल का नेतृत्व चुनने के फैसले में एनसीपी के संस्थापक शरद पवार की कोई राय नहीं ली गई। दोस्तों, शनिवार सुबह बारामती में शरद पवार ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए साफ कहा कि उन्हें इस फैसले की भनक तक नहीं थी। कैसा हो सकता है? उन्हें प्रक्रिया से बाहर रखना यह साबित करता है कि अजीत गुट के नेता सीनियर पवार के वीटो पावर से बचना चाहते थे। वो जानते थे कि अगर शरद पवार बीच में आए तो अपनी शर्त पर पार्टी चलाएंगे। भाई जाहिर सी बात है, अजीत पवार शरद पवार अगर एनसीपी में पूरी तरह से विलय हो जाती शरद पवार गुट की, तो जाहिर सी बात है शरद पवार सर्वे सर्वा होते। किसी तीसरे का चलता क्या? अजीत गुट के नेताओं की घबराहट के पीछे एक और बड़ी वजह दोस्तों कानूनी पचड़ा भी है। महायुति में शामिल होने से पहले कई नेताओं पर ईडी, सीबीआई और इसके अलावा एसीबी की जांच चल रही है। सत्ता में रहने की वजह से उन्हें इन एजेंसियों से राहत जरूर मिली है। शरद पवार पहले ही कह चुके हैं कि वो किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। ऐसे में अगर पार्टी एक होती है तो एनडीए से बाहर आती। अगर पार्टी शरद पवार गुट से मिलती, विलय होता अजीत गुट का, तो भाई एनडीए से बाहर आना पड़ता। तो इन नेताओं पर फिर से कानूनी शिकंजा कसने का डर था, क्योंकि आप तो जानते ही हैं बीजेपी का खेल क्या रहता है। साथ हैं तो ठीक है, दूर गए तो जांच एजेंसियां, पास आ गए तो वॉशिंग मशीन धुल के चकाचक साफ। सत्ता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सुनेत्रा पवार की ताजपोशी जरूरी थी। दोस्तों, राजनीतिक पंडितों का मानना है कि सुनेत्रा पवार का चयन इसलिए भी किया गया है क्योंकि वो राजनीति में अपेक्षाकृत नहीं है। ध्यान रहे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामती से अपनी ननद सुप्रिया सूले से हारने के बाद उनकी राजनीतिक पकड़ बहुत मजबूत नहीं मानी जाती। अजीत गुट के वरिष्ठ नेताओं को लगता है कि सुनेत्रा के नाम पर सहानुभूति मिलेगी, लेकिन असली रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में रहेगा। दोस्तों, एक अनुभवहीन नेता के जरिए पार्टी पर पकड़ बनाए रखना इन दिग्गजों के लिए आसान होगा। सुनेत्रा पवार को अजीत पवार की लगभग सभी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं, सिवाय वित्त मंत्रालय के। वित्त विभाग अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास होगा।
दोस्तों, सुनेत्रा पवार को अजीत पवार की लगभग सभी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं, सिवाय वित्त मंत्रालय के। वित्त विभाग अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास रहेगा। सियासी गलियारों में चर्चा है कि सुनेत्रा की यह नियुक्ति एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट हो सकती है। असली खेल तब शुरू होगा जब विलय की तारीख नजदीक आएगी। दोस्तों, पति अजीत पवार की विमान दुर्घटना में मृत्यु के कुछ दिनों बाद सुनेत्रा पवार ने शनिवार को एनसीपी कोटे से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सुनेत्रा ने शपथ के दौरान सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उनके समर्थक अजीत दादा अमर रहे के नारे लगा रहे थे। इस दौरान माहौल काफी गमगीन था। महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मुंबई स्थित अपने आवास पर सुनेत्रा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। सुनेत्रा अब वित्त मंत्रालय को छोड़कर अजीत पवार की बाकी सभी विभागों की जिम्मेदारी को संभालेंगी। दोस्तों, यह फैसला उन्हें एनसीपी विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के कुछ ही घंटे बाद घोषित किया गया। दोस्तों, 30 जनवरी को एनसीपी के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने फडणवीस से मुलाकात की और अजीत पवार के अचानक और असमय निधन के बाद विधायक दल के नेता और उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने उसमें पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, राज्य इकाई के प्रमुख सुनील तटकरे, मंत्री छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ और इसके अलावा पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे शामिल थे। यह घटनाक्रम एनसीपी और महायुति सरकार दोनों में नेतृत्व की गंभीर कमी के बाद हुआ। तो दोस्तों, साफ है कि कुछ पावर प्ले का खेल है। सुनेत्रा पवार बखूबी समझती है अगर इस वक्त बीजेपी के साथ नहीं हुई तो उनकी पार्टी टूट जाएगी, बिखर जाएगी। अलग होंगी तो बीजेपी अपना सत्ता वाला खेल इस्तेमाल करने लगेगी, उनकी पार्टी पर कब्जा हो जाएगा। प्रफुल्ल पटेल जैसे नेता को बीजेपी का पूरा आशीर्वाद मिला हुआ है। इसलिए दोस्तों, वित्त मंत्रालय नहीं मिलने के बाद भी वो डिप्टी सीएम बनने के लिए मजबूर हुई। इसके पीछे के ये दो तर्क आपने बहुत गहराई से समझा। यानी मिला जुला के दोस्तों, बीजेपी के खेल को समझकर भी अब क्यों बनी डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी, आपने इनसाइड सच देखा। पार्टी बची रहे, पार्टी बिखरे नहीं, बड़ी वजह। दूसरी वजह, अगर अजीत पवार के बाद शरद पवार एनसीपी एक गुट होती है, एनसीपी दोनों मिलती है, तो सर्वे सर्वा शरद पवार। एनसीपी अजीत गुट के नेताओं ने नहीं चाहा ऐसा हो। आपकी राय बताइएगा आप जरूर।